गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजेश यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में। फ्रेंड्स, कल प्रदेश भर में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और यूपी पीसीएस के सीसैट के पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, आज मैं उन सभी प्रश्न को लेकर हल करूंगा और हम सभी उसका सलूशन देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना विलंब किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोज़ की तरह प्यार से शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 1 है ना, दिया गया है 7, फिर 18, 14, क्वेश्चन मार्क 172, 348। अब पूछा गया क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। दिए गए नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 ऐड कर दो, तो 7 दूना 14 और 14 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है ना। इसी तरीके से 18 दूना 36, 36 और 4 40, फिर 40 दूना 80 और 80 और 4 84, तो यहाँ पे 84 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे हैं, 100% सही सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है ना, और बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप सभी देखते चलिए। ये यूपी पीसीएस कल कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम यूपी पीसीएस के रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को मैं कंडक्ट करूँगा। यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन के कारण लाइट आ रही होगी, इसलिए मैंने 20 को नीचे रख दिया था। तो टॉप 20 क्वेश्चंस मतलब 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आए थे, उन्हीं को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, और मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्लियर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि ए बी की बहन है, ए कौन है भाई? बी की बहन है। ए कौन है? बी की बहन है। और सी बी की माँ है। सी बी की माँ है, तो सी कौन है? माँ, और बी कौन है? बहन, ठीक। अब देखिए, डी सी का पिता है। डी कौन है? सी का पिता है। और ई डी की माँ है। ई कौन है भाई? ई डी की कौन है? माँ। क्लियर। तब ए का डी से क्या संबंध है? तब ए का डी से क्या संबंध है? भैया ए का डी से रिलेशन पूछा गया है। ए का डी से रिलेशन पूछा गया है, तो देखिए आप, देखिए पिता से जो संतान उत्पन्न होगी वो पुत्र या पुत्री होगी, और पुत्री से जो संतान उत्पन्न होंगी उनको हम नाती कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले माँ दिया गया है, उसके बाद माँ से पिता दिया गया है, तो पिता से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको हम क्रमशः पोता या पोती का दर्जा देते हैं। तो इसलिए डी का ए से रिलेशन पूछा गया है। डी का ए से रिलेशन पूछा, सॉरी ए का डी से पूछा गया है, तो जिसके साथ में भाई का लगा होता है, जैसे ए का पूछा गया ना, ए का, तो जिसके साथ में का लगा होगा, जिसके साथ में का लगा होगा हम उसका रिलेशन बताएंगे। जैसे अगर इसको देखा जाए तो ये दादा हो जाएगा, और अगर इसको देखा जाए तो ये पोता या पोती हो जाएगी। अब बहन है तो पोती होगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ए क्या होगा? डी का ए डी की पोती हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना। ऑप्शन आपको विकल्प में दिख रहे होंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम फटाफट 20 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। चलिए
देखिए समय के अभाव के कारण मैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ और आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। विषम को इसमें चुनना है। दिया गया है आयतन लीटर, क्वेश्चन आपको दिख रहा हो क्या दिया गया है, आयतन लीटर, लंबाई मीटर, दबाव बैरोमीटर, और अवरोध ओम। ठीक है, देखिए अवरोध इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक, इसमें विषम को चुनना है, कौन सा एक विषम है। देखिए लंबाई हम किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। दाब किस में मापते हैं, बैरोमीटर में। अवरोध किस में नापते हैं, ओम में। लेकिन अगर बात की जाए आयतन की, तो आयतन लीटर में ना लेकर, आयतन लीटर में ना लेकर या तो आप किस में लेंगे, घन लीटर में लेंगे, और या फिर आप किस में लेते हैं, घन मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, घन मीटर में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो आपका है यह विषम हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, विषम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला दिया गया है रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। ये अगर रमा है तो सोनम कहाँ होगी भाई, इसके ऊपर होगी, क्योंकि ये बड़ी है। ठीक है ना, जो बड़ा है उसको हम टॉप पे करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूनम रमा से उम्र में बड़ी है। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, सॉरी ये सोनम होगी और ये हो जाएगी रमा। ठीक है, और पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, तो रमा से बड़ी कौन हुई भाई, पूनम हुई, है ना। अब दिया गया है तीसरा सेंटेंस कि सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, मतलब फिर से यहाँ पे एस लगा दिया गया है। ठीक, जो कि नहीं हो सकता। अब देखिए कहा क्या गया है, यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं, जो पहला स्टेटमेंट हमने लिया और दूसरा स्टेटमेंट लिया, अगर यह दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो कह रहा है तो तीसरा कथन है, तो तीसरा कथन है। ऑप्शन ए दे रखा है सत्य, बी दे रखा है अनिश्चित, सी दे रखा है सत्य, और डी दिख रखा है उपरोक्त से कोई नहीं, है ना। तो देखिए अगर पहले दोनों सेंटेंस को हम सही मान लें, है ना, और जिसमें बताया गया है कि रमा सोनम से बड़ी है और पूनम रमा से भी बड़ी है, तो उस कंडीशन में सोनम पूनम से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब कथन सी जो है हमारा तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर, है ना, कि कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि एक ही कैरेक्टर एक साथ छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है ना। एक ही कैरेक्टर अगर आपको कह दिया जाए कि आर ग्रेटर देन एस और फिर एस ग्रेटर देन आर, तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है, इम्पॉसिबल है कि एस आर से बड़ा और आर से छोटा हो सकता है, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। तो पहले केस में बताया गया कि एस क्या है, आर से बड़ा है। दूसरे कंडीशन में क्या बताया जा रहा है कि एस सबसे बड़ा है, इसका मतलब आर मच लेस देन हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती, इसीलिए क्या है, ये असत्य होगा यह कथन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या जो लोग स्क्रीनशॉट ना ले पाए हों वो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लें, रिवर्स करके आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। दिया गया है 3, 2, 6, 8, 18, 40 और 72, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। कहा गया है कि दी गई श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं 70, 71, 72, 75। ठीक, अब देखिए अगर आप ऑल्टरनेट को इसमें कनेक्ट करें, देखिए 3, 3 दूना 6, 6 तियाँ 18, तो 18 चौके क्या होगा इस बार 72,
ठीक है, 2 2 चौके 8, 8 पंचे 40 और 40 छक्का 240। ठीक, तो इस तरीके से आगे ये सीरीज़ बढ़ती हुई चली जाएगी, जिसमें हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 72। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कैसे आया 72, देखिए बिल्कुल सिंपल है। 3 को पहले 2 से गुणा किया गया, 6 आया, फिर इसको 3 से गुणा किया गया, 6 को 18 आया। तो अब किसका नंबर है, 4 का नंबर है, 4 से गुणा करोगे 18 चौके 72 आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जितने हाई लेवल का एग्जाम है उस लेवल से क्वेश्चन का जो लेवल है वो कुछ भी नहीं है, आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल है। फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ क्या हो भाई, गुणा हो, गुणा का अर्थ प्लस हो, गुणा का अर्थ क्या हो भाई, प्लस हो, और भाग का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ क्या हो, माइनस, तब 6 भाग 10 माइनस 4 गुणा 12 प्लस 6 किसके बराबर होगा। ठीक है ना। देखो भाई, अब इसमें करना क्या है कि निशान को फटाफट चेंज करते चले जाओ। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पे प्लस था, हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। फिर जहाँ माइनस है वहाँ क्या करना है, गुणा करना है। तो जहाँ माइनस था वहाँ क्या कर दिया, गुणा। जहाँ गुणा है वहाँ प्लस करना है, तो जहाँ गुणा है वहाँ हमने क्या किया, प्लस कर दिया। और जहाँ भाग था वहाँ पे माइनस करना, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस। अब देखिए नियम क्या बताता है, भागु जोग, मतलब पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो 12 को जब 6 से आप भाग करोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। प्लस लगा दिया, और फिर दूसरा नंबर किसका आता है, गुणा का आता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर गुणा का आता है। 10 को 4 से गुणा किया, कितना आ जाएगा, 40। आगे माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, अब किसका नंबर आएगा, प्लस का नंबर आता है। तो ये प्लस में है नंबर और ये प्लस में है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -40, सॉरी 8 -40 कर दो। ठीक, तो 40 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 32। क्या बचेगा, 32, और माइनस किसकी साइड में, 40 के साइड में, तो यहाँ पे लगा दो माइनस। ठीक है ना। इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इस विकल्प का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, -32। ठीक है ना, इस विकल्प का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, -2। ठीक है, चलो भाई, बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी कोई अन्य बहन नहीं है। कहने का मतलब ये एक लौता भाई है अपनी बहन का, और इसकी बहन एक लौती बहन है। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ ये 2 ही भाई बहन हैं। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस कहा गया है, फोटो दर्शाते हुए कहा कि महिला मेरे भांजे की नानी है। भैया भांजा किसे कहते हैं, बहन के बेटे को कहते हैं ना। हाँ, तो भाई अगर ये भाई हो गया और इसकी कौन है, बहन, तो बहन का जो बेटा होगा ये कौन होगा, ये कौन होगा, भांजा होगा। और एक फोटो को दिखाया और क्या बताया कि वो फोटो इस भांजे की कौन है, नानी है। तो अगर इस फोटो की बात की जाए तो कौन नानी, इसकी नानी कौन होगी भैया, जो मम्मी की मम्मी ही तो नानी हो सकती हैं। माँ की, भाई ये इस बेटे की माँ हुई, और इस बेटी की जो माँ होगी वो कौन, क्या कहलाएगी, माँ, नानी कहलाएगी। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर इसका इससे रिलेशन देखा जाए तो ये कौन है, माँ है, और इसकी भी क्या है, माँ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोग्राफी में इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है। मतलब ये जो फोटो दिखाई है, इस महिला का उस व्यक्ति के बहन से क्या संबंध है।
तो उस बहन की कौन हुई, वो माँ हो जाएगी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, माँ है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही होगा, क्या है, माँ है। ठीक है, और भी विकल्प दे रखे हैं, चचेरी बहन, ननद, माँ, सास, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन है इसकी, माँ है। बोलो भाई समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, फिर दिया गया है प्रशांत महासागर। महासागर ऑब्लिक में कर दिया गया है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला विकल्प है इसमें द्वीप। क्या दिया गया है, द्वीप। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा इस क्वेश्चन में? ठीक, देखो महासागर की बात कर रहा है, प्रशांत क्या है, एक महासागर है। अगर द्वीप की बात करेगा, है ना, तो द्वीप भी मतलब जो सबसे बड़ा द्वीप हो विश्व का, उसकी बात की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आपका भाई ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। क्या सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। क्या होगा, सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व का। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व कर लिए हैं। 12 क्वेश्चन और बच रहे हैं। फटाफट आप लोग जुड़ते जाइए हम लोगों से, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूपी पीसीएस का मैं कल का कराया हुआ पेपर, हेल्ड कराया हुआ पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। जो भी आपके हित मित्र, आप जिन्होंने भी पेपर दिया है, वो कम से कम रीजनिंग का सोल्यूशन पा जाएंगे, और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कहाँ मिस्टेक हुई, कम से कम ये जान जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया गया है मेंढक, 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 बाज, देखिए सेंटेंस बिल्कुल वहीं पे है, टिड्डी, सर टिड्डा है, अरे टिड्डा का हो या टिड्डी का हो यार, बात तो एक ही होगी। फिर चलिए सांप, और दिया गया है घास। ठीक, अब इसको तार्किक क्रम में आप 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो, एक लोअर टू अपर ऑर्डर में और अपर टू लोअर ऑर्डर में। इनको सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 और 5 दिया गया है, तो लोअर से अपर और अपर से लोअर ऑर्डर में आप सीक्वेंस कर सकते हो। ये दोनों, ये सभी एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, किस प्रकार से इनका रिलेशन है, तो भैया ये किसी के मौसी, नानी और काकी तो है नहीं, तो होगा क्या भाई, ये एक दूसरे को खाने के लिए ही बने हुए हैं, और सिर्फ उसी का रिलेशन हमें देखना है। ठीक, चलिए भैया बताइए, घास को कौन खा सकता है? तो घास को खा सकता है टिड्डा। घास को कौन खा सकता है? टिड्डा खा सकता है। टिड्डे को कौन खाएगा भाई? मेंढक खाएगा। और मेंढक को कौन खा सकता है? मेंढक को सांप खाएगा, अक्सर आपने देखा होगा। और सांप को कौन खा सकता है? तो बाज खाएगा। अब अगर देखें सीक्वेंस, तो नंबर 1 पे कौन आया भैया? 5। नंबर 2 पे कौन आया? टिड्डा, तो 3 आ जाएगा। फिर नंबर 3 पे कौन आएगा? मेंढक, 1 आ जाएगा। फिर नंबर 4 पे कौन आएगा? सांप, 4 आ गया। और सांप के बाद फिर कौन आ रहा है? बाज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2। तो एक तो सीक्वेंस ये बन गया हमारा। ठीक, दूसरा सीक्वेंस क्या बन सकता है कि अपर लेवल से लोअर लेवल में चले जाओ। जैसे जैसे सांप किसको खाएगा? बाज को, तो पहला क्या हो जाएगा? 4, है ना। फिर क्या कह रहा है, सॉरी, बाज खाएगा सांप को, तो पहले आ जाएगा 2, फिर आएगा 4। सांप किसको खाएगा? मेंढक को, फिर आ जाएगा 1। मेंढक किसको खाएगा? टिड्डे को, तो फिर आ जाएगा 3। और टिड्डा किसको खाएगा? घास, तो ये आ जाएगा 1। अब इन दोनों में से जो विकल्प आपको मिलते हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर इन दोनों में से कोई जो विकल्प आपको मिलते हैं सही हो जाएंगे। 2 कहीं भी पहले नहीं आ रहा है, तो इस विकल्प को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 5 2 विकल्प में आ रहा है, सी और डी में, तो 5 3 1 4 2 ये विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये विकल्प सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोअर और अपर ऑर्डर 2 ऑर्डर में इंक्रीज के सेट किए जा सकते हैं, है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हम पा सकते हैं। चलिए, नोट कर लिया आप सभी ने? बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठीक है ना, जितने भी भाइयों ने हमारे यूपीपीसीएस का पेपर दिया है उन सभी को रिज़ल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी आपका रिज़ल्ट आए बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल पॉजिटिव रिज़ल्ट आए,
खुशियों से आप झूम उठें, यही सारी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक बार बनाता हूँ यहाँ पे, और डिस्प्ले पे आप तो देख ही रहे हैं। निम्नलिखित त्रिभुज में, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। इन सभी को आप त्रिभुज कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये आकृति दी गई है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है भाई। देखो अगर कहीं पे इस तरीके का त्रिभुज दिया गया है तो इसको आप एक लिखेंगे, इसको दो और एक दो को ऐड कर देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3, ठीक। इस तरीके से जहां भी ऐसी आकृति मिले उसको हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 3। तो इसमें कितने त्रिभुज हुए, 3। इसमें कितने त्रिभुज हुए, 3। इसमें कितने त्रिभुज हुए, 3। तो 3 3 टोटल कितना हो गया, अभी तक 9 हो गए, ठीक है। अब देखिए एक ये 9 और एक ये 10, 11, 12 और एक ये 13, ठीक। 13 यहाँ से हो गए। एक ये बड़ा वाला कितने हो गए, 14, और एक ये बड़ा वाला कितने हो गए, 15। तो इस तरीके से त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 15। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी भाई, 15 हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15 सही हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है। क्लास अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने आपके यूपीपीसीएस का पेपर दिया है उनको भी ये मैसेज फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज आपको सक्सेस अड्डा की तरफ से यूपीपीसीएस में आए हुए जीएस की भी क्लासेस का सलूशन प्रोवाइड कराया जाएगा बाय आरबी सर। सो आप सभी हमारे चैनल पे बिल्कुल बने रहिए। जितने भी एग्जामिनेशन हेल्ड कराए जाएंगे उनके सभी नेसेसरी क्वेश्चंस जो होंगे, जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो हमारे सब्जेक्ट टीचर होंगे आपके साथ ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो इन सभी बेनिफिट को आप यूज़ करते रहिए और आनंद लेते रहिए अपनी लाइफ का, है ना। तो आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद क्या होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद क्या होगा, ठीक है ना। तो दिया गया है 60, 180, 90, 270 क्वेश्चन मार्क, 405। भैया देखिए बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगर आप देखें तो दो दो के यहाँ पे पेयर बनना है। क्या बनना है, दो दो के पेयर बनना है जो एक दूसरे से किसी एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। 60 और 180 किस रिलेशन से जुड़ सकते हैं, 60 और 180 किस रिलेशन से जुड़ सकते हैं। तो आप कहोगे सर 6 3 18 हो सकता है। मतलब 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें मतलब 90 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 270। और 405 में हम किससे किस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करें, किस संख्या में हम 3 से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 405। तो ये जानने के लिए 405 को आप क्या कीजिए, 405 को 3 से भाग कर दीजिए, है ना। 405 को क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे तो 3 एक कम 3 यहाँ पे बच गया 1 और लग गया क्या 0। तो 3 3 9, फिर 1 आ गया, 3 5 15, 135। देखिए कोई विकल्प दिख रहा है 135, जी हाँ विकल्प डी है। विकल्प क्या है, डी है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे अगर हम रख दें 135, 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 405 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 135 सही हो जाएगा, 135 सही हो जाएगा। बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। देखिए रीजनिंग के आज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, कल का जो पेपर हेल्ड हो चुका है उन्हीं का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास ऐसे ही चलेगी, कल से आपका रेगुलर टॉपिक चलेगा। चलिए इरेज किया जाए नहीं, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम यूपीपीसीएस रीजनिंग की क्लासेस आज देख रहे हैं और इसके सारे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए, फटाफट आंसर करते रहिए। निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प का अनुप्रयोग कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया है EGIK FH JL
फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यह जिस तरह इस पर डिपेंड होगा इसी तरह यह भी इस पर डिपेंड होगा। तो देखिए अगर इनकी सबकी हम नंबरिंग की बात कर लें तो ई पे क्या आ रहा है 5, जी पे 7, आई पे कितना होगा 9 और के पे कितना होगा 11, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं 6, 8, 10, 12, मतलब सब में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है 6, 7 से कितना हो रहा है 8, 9 से कितना हो रहा है 10, 11 से कितना हो रहा है 12। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो ये क्या है भाई 6, ये क्या होगा 9, ये क्या है 12 और ये क्या है 15, ठीक है। तो 6 से क्या हो जाएगा 7, 6 से क्या हो जाएगा 7, इंक्रीमेंट होगा 1 का तो ये हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9 का 10, 12 का 13 और 15 का 16, ठीक। अब देखो भाई 7 पे क्या आता है जी, 10 पे जे, 13 पे एम और 16 पे पी, जी जे एम पी। कोई ऑप्शन है इसमें? जी हाँ, जी जे एम पी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जी जे एम पी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो भेजते रहते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं, उनमें क्या होता है कि वो ऐसे ऐसे विकल्प को सिलेक्ट करके भेजते हैं कि भाई क्वेश्चन ही जो आगे से फॉरवर्ड होके आता है वो आता ही इसलिए कि लगा ही ना पाया जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सिर्फ परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। बाकी एग्जामिनेशन में आप देख ही रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो बहुत ही आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, तुरंत रीजनिंग सॉल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? जिनके पहले क्या है, जिनके पहले 7 है लेकिन 3 नहीं है। तो देखिए बड़ी लंबी सीरीज है, 5 9 3 2 1 7 4 2 6 9 4 6 9 6 9 7 4 6 1 3 2 8 7 4 1 8 7 4 1 3 8 3 2 5 6 7 4 3 9 5 8 2 0 1 8 7 4 6 3, ये सीरीज है। और इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे 4 कितने हैं। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और कहाँ पे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब दूसरी कंडीशन क्या आइडेंटिफाई करनी है, जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ पे देखो भैया पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, एक सेट ये हो गया। पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, 4 के पहले 7 है बाद में 3 नहीं है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे भी मैच कर रहा है। तीसरी यहाँ पे मैच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पहले 7 है लेकिन बाद में 3 है, ये नहीं लेना है। और फिर अगला क्या करना है 4 7 6, ठीक। तो कितने हो गए 1 2 3 4, ऑप्शन को दिया 4। जी हाँ, विकल्प ए दे रखा है 4, तो यही आपका सही हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज 20 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, 20 के 20 को फटाफट उड़ा दिया जाएगा। कोई दम नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत ही मज़ा आ रहा है आप सभी को। आप सभी कमेंट करके बताते रहे है ना कैसी लग रही है क्लासेस। चलिए, और आप लोग कमेंट करके अपने आंसर भी देते रहे, है ना। कमेंट करके आप अपने आंसर भी देते रहें, जिससे और भी मज़ा आता रहे, ठीक है, आपको भी और हमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, ए लेफ्ट से कौन से स्थान पे भाई 10वें स्थान पे है, ठीक है। कौन है ये? ए है। फिर क्या कह रहा है, और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पे है। बी कहाँ पे है? दाईं ओर से 9वें स्थान पर। ये कौन है? बी। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां। अगर ये दोनों इंटरचेंज कर लें, मतलब ए यहाँ पर आ जाए और बी यहाँ पे चला जाए, तो क्या होता है ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। मतलब ए अब यहाँ से क्या हो गया है 15वां हो गया है। बोलो ए क्या हो गया? इधर से 15वां हो गया है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भैया, इधर से तो कुछ घटाया बढ़ाया ही नहीं गया है, ठीक है ना। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? राइट प्लस लेफ्ट माइनस
1 इक्वल टू क्या होता है, टोटल होता है, यही तो होता है, टोटल पूछा गया है भैया। देखो तो लेफ्ट से कितना आ रहा है 15, राइट से इसी का स्थान देखा जाता तो क्या आता 9, 15 और 9 को ऐड किया कितना आ गया 24, 24 से 1 घटा दिया, आंसर क्या हो जाएगा 23। इस तरीके से विकल्प इसका सी सही हो जाएगा, विकल्प इसका क्या सही हो जाएगा भैया, सी सही हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताते रहें, ठीक है। और समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रेशर के बाद में फिर ये क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए ताकि मज़ा आ जाए, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको फटाफट उड़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता ऊपर से स्थान 16वां है। स्मिता का स्थान ऊपर से कौन सा है 16वां, मतलब टॉप से कितने स्थान पे है 16वें स्थान पे है कौन, स्मिता। फिर कह रहा है और नीचे से 29वां है, और नीचे से अगर इसी स्थान की बात की जाए तो ये कौन सा है 29वां है, ठीक है। फिर कह रहा है 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, प्लस कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी 6 लोगों ने, और 5 छात्र उसमें से अनुत्तीर्ण रहे। भैया ये जो था, ये जो डाटा था ये किसका था, ये पूरा डाटा जो था ये पास का था, कितने का था पास का था। इसमें 5 स्टूडेंट अभी ऐसे भी हैं जो क्या हैं फेल हैं, ठीक, और 6 ने परीक्षा छोड़ दी। अब पूछा जा रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो टोटल यहाँ से करने का क्या, चाहे ऊपर से क्या चाहे नीचे से राइट या लेफ्ट कहे, बात वही होता है ना। तो इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया और एक माइनस किया तो कितना आ जाएगा 19 16 कितना होगा, सॉरी 29 16 35, 35 से गया 34, ठीक। और इधर कितना बन जाएगा भैया 34 प्लस 6 प्लस 5, 34 और 6 40, 34 6 40, एक सेकंड, ये होगा 44, 44 6 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने लड़के थे भैया, देखो कुल संख्या यहाँ से हमने कर ली, जो पास होने वाले कुल लड़के थे कितने हैं 44, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी 6, और जो फेल हो गए 5, तो ये कुल कितने हो गए अब 55 हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ समाप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। रवि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया और 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता। देखिए भैया ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहले आप देख लें दूरी दी गई है या नहीं। अगर दूरी दी गई है तो आप चार्ट ड्रॉ कीजिए, अगर दूरी नहीं दी गई है तो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या ऑप्शन देख रहे हैं कि दूरी दी गई है, इसका मतलब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं। पूरब की ओर कितना चल रहा है, चलना प्रारंभ किया, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया और 1 मीटर चलने के उपरांत दक्षिण मुड़ा। 1 मीटर चलने के उपरांत कहाँ मुड़ गया, दक्षिण दिशा में, है ना। इस तरीके से क्या होता है पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इसी बेसिस पे चलेंगे। तो 1 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ गया दक्षिण, और कितना चला 5 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर चलने के पश्चात दक्षिण मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला 2 किलोमीटर चला, ठीक है ना। पुनः अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर मिला और कितना चला, पहले 5 चलेगा फिर 4 और चलेगा, तो कितना चला टोटल ये 9 चला, ठीक। अब अगर यहाँ से फिर क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ की वो क्या पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे। भाई देखो ये 2 हुआ ये 1 हुआ, अगर इसको यहाँ पे सेट कर दिया जाए तब भी ये 2 ही रहेगा ना। तो 2 और 1 कितने हो गए टोटल, ये 2 और 1 कितने हो गए 3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम 5 लें इसके सामने वाली, तो यहाँ से यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4। अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4 दूसरी 3 हो तो तीसरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग सॉल्व भी करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। अब AB कितना है भाई, इसको आप A मान लिया, इसको B और इसको अगर C मान लिया, तो AB कितना हुआ 4 का स्क्वायर कर दिया, BC कितना हुआ 3 का स्क्वायर कर दिया, और ये है आपका AC स्क्वायर 4 चौके 16, 3 त्रिक का 9, 16 और 9
25 हो गया, और 25 इक्वल टू क्या है AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन में भी आंसर 5 ही आएगा, ठीक। लेकिन समकोण त्रिभुज कहीं अगर दिया गया है, एक भुजा अगर 3 दी गई है, दूसरी 4 दी गई है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है कि तीसरी भुजा क्या होगी 5 होगी, और इस तरीके से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बताइए, मज़ा आ रहा है? कमेंट करके बताइए आप लोग, समझ में आ रही चीज़ें, मज़ा आ रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है? हाँ चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। फटाफट क्वेश्चन को लेते हैं, और आप लोग भी सोल्यूशन भेज रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फटाफट कमेंट करते रहिए, हमारा जो वर्चुअल लाइव क्लास है, मज़ा आ रहा होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कान मुंह का संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है? भैया तो इसमें कुछ नहीं करना यार, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, पूरी बॉडी, और इस बॉडी में ही क्या आ जाएगा, कान और मुंह दोनों आ जाएंगे, ठीक। देखिए मुंह मतलब क्या है, माउथ, इसकी बात कर रहा है ना, माउथ की बात कर रहा है। तो माउथ अगर चेहरा होता तो उसमें ऑप्शन ए सही होने के चांसेस थे, लेकिन चूंकि ये बात मुंह की कर रहा है, तो मुंह किस में आता है, फेस में आता है, और कान किस में आता है, फेस में आता है, और ये पूरा किस में आता है, एक बॉडी में आता है, शरीर में आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या इसका सही होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं अपना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 पुरुष ABCD, 4 पुरुष कौन है, ABCD, और 4 महिलाएं WXYZ, 4 महिलाएं WXYZ एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की ओर मुंह किए बैठे हैं। यदि कोई भी 2 पुरुष अथवा 2 महिला साथ साथ ना बैठे हों, पहला सेंटेंस दिया है कि 2 पुरुष और 2 महिला साथ साथ नहीं बैठ सकती। चलिए पहले तो हम गोल मेज बनाते हैं, ठीक है, फिर एक दूसरे की ओर मुंह किए बैठे हैं, तो एक काम करो, इनका पहले 8 डिसाइड कर दो कि ये 8 इनकी जगह है, ठीक है। अब ये 8 सीट हो गई, और सबके मुंह अंदर की तरफ है, सबके मुंह क्या है, अंदर की तरफ, और जब अंदर की तरफ बैठेंगे तो ये हिस्सा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट, इसी तरह ये राइट, ये लेफ्ट, इसी तरीके से पूरी चैन चलती रहेगी। मैं एक जगह लिख देता हूँ बस, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कोई भी 2 पुरुष अथवा 2 महिला साथ साथ नहीं बैठ सकते, कहीं भी ABCD एक साथ नहीं हो सकते, कोई AB या BC या CD एक साथ नहीं हो सकते, और WXYZ में ना तो WX ना XY ना ZW कोई भी एक साथ नहीं हो सकता। मतलब एक ABCD में से कोई एक होगा, फिर WXYZ में कोई एक होगा, इस तरीके से सीक्वेंस सेट किया गया है। WB के दाहिनी तरफ बैठा है। देखिए भैया, इन चीज़ों को हम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक हमें कोई सॉलिड एंगल नहीं मिलता। अगर बी की हम बात करें, तीसरे विकल्प की, कि y x के सामने तथा a के बाईं तरफ बैठा है, तो ये ज़्यादा क्लियर है ना। अगर यहाँ पे आप y ले लेते हो तो ये कौन हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, के सामने तथा a के बाईं तरफ बैठा है, a के बाईं तरफ, y कहाँ बैठा है, a के बाईं तरफ, ठीक है। तो मैंने बताया कौन सा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक, इसका। और अगर इसकी बात करोगे तो ये अंदर बैठा है, इसका क्या होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो ए अगर यहाँ बैठे तो ए के बाईं ओर कौन बैठेगा, वाई बैठेगा, यही सेंटेंस में कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भैया BCDE कोई नहीं आ सकता, ठीक है। आगे चलो क्या करते हैं, WB के दाहिनी तरफ, अभी इसका स्थान नहीं निश्चित है, CZ के दाहिनी तरफ, कोई दिक्कत नहीं, WB के दाहिनी तरफ बैठा है, WB के दाहिनी तरफ बैठा है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे रखते हैं W को, तो W का दायां क्या होगा, ये सॉरी B को, तो B का दायां क्या होगा, ये, और यहाँ पे कौन आएगा, W। लेकिन A और B को हम साथ में नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम B को नहीं रख सकते, ठीक। अब कहाँ पे खाली स्पेस बच रहा है, अब ऊपर बच रहा है, ठीक। अगर ऊपर हम यहाँ पर क्या काम करें, यहाँ पर अगर आप B को सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन आएगा, W, यही तो होगा, क्योंकि B के दाहिनी तरफ W बैठता है, और W और Y साथ साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम इसको सेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर लगा सकते हैं। और B के दाहिनी तरफ कौन बैठता है, W, तो यहाँ पे आप बैठा सकते हो आराम से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे X और B है, BC नहीं है, ना ही W और Y है, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी 2 को एक साथ नहीं बैठाना है। तो ABCD क्या सब पुरुष हैं, B यहाँ पे है, ये महिला है, ये महिला है, ठीक है ना, ये पुरुष हुआ तो ये महिला है, ठीक।
कोई भी एक साथ नहीं बैठा हुआ है। अगला सेंटेंस देखो, सी जेड के दाहिनी तरफ बैठता है, सी जेड के दाहिनी तरफ। भैया दो स्पेस कहाँ खाली हैं भैया, एक यहाँ पे है तो बैठ तो सकता नहीं क्योंकि दो लोगों को सेटल करना है, दो स्पेस यहीं पे हो सकता है। क्या कह रहा है, सी जेड के दाहिनी तरफ बैठता है, सी कहाँ बैठता है, जेड के दाहिनी तरफ, तो दायां कौन सा होगा, यही होगा। अगर यहाँ सी है तो जेड कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब एक ही विकल्प बच रहा है, अब एक ही विकल्प बच रहा है, क्या, डी बच रहा है, तो डी को आप यहाँ पे बिठा दो। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो वह दो कौन हैं जो डी के दोनों ओर बैठे हैं, वह दो कौन हैं जो डी के दोनों ओर बैठे हैं। डी के दोनों ओर कौन बैठा है, वाई और डब्लू। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दे रखा है डब्लू तथा वाई। क्लियर, समझ में आया। ये सब रीजनिंग आपको और अच्छे से क्लियर होंगी जब एक बार क्लासेस पूरी पढ़ा दी जाएंगी, तो ये सारे रीजनिंग आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा आपको सेटलमेंट के, ठीक है ना, हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट के, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसलिए फटाफट कर लेते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, फिर क्लास को हम ओवर करेंगे। चलिए फटाफट, हमने 18 क्वेश्चन अब तक पीसीएस के डिस्कस कर लिए हैं, जो कल के पीसीएस एग्जामिनेशन में कराए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आप सभी के लिए, जितने भी भाइयों ने हमारे पीसीएस का पेपर अटैम्प्ट किया है। आप देख सकते हैं क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है और किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, तो अगर कहीं एरर हो गई होगी तो आप उसे देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक निश्चित कूट में 15789 को एक्स टी जेड ए एल लिखा जाता है और 2346 को एन पी एस यू लिखा जाता है। तो उसी कूट में 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना यार, इसमें जिसकी जो वैल्यू जिसके सामने रखी है उठा के सीधा रखते चले जाओ। 2 की जगह पे क्या है, एन, एन रख दिया। 3 पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। 5 पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है, 4 पे क्या आ रहा है, इसमें एस आ रहा है। और फिर कौन सा, 9, तो 9 पे क्या आ रहा है, एल। मतलब एन पी टी एस एल, एन पी टी एस एल कौन सा होगा, एन पी टी एस एल। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू सिर्फ उठा के आपको पुट कर देनी है। ठीक, चलिए इरेज करते हैं इसको और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं और आज का हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि कल के पेपर में कराया गया है। एक बॉक्स है, इसमें दिया गया है, आपको डिस्प्ले पे दिया गया होगा, लेकिन मैं फिर भी फटाफट क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, एक बॉक्स है और इसमें नंबर दिए गए हैं 4 2 1 21 5 3 8 98 6 7 3 और क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो भाई, इन सबको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। समझिए, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 4, है ना। या सॉरी, इसमें करना क्या है, स्क्वायर करना, स्क्वायर करते चले जाइए। ठीक है, और स्क्वायर करके सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक, अब देखिए, 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 1 इक्का में 1, 16 4 20 और 1 21। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 8 अठाएँ 64, 8 अठाएँ 64, 3 तियाँ 9 और 5 25। इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 और 9 18 का 8, हासिल आ गया 1, 6 2 8 और 1 9, 98 आ रहा है। इसी तरीके से ये भी होगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 का 36, 7 7 49, 3 तिया 9, ऐड कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 के 4, हासिल आ गया 2, 4 और 2 6, 6 3 9, 94 आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर। क्या आ जाएगा भाई, 94 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कल यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया गया है।
इसमें मैथमेटिक्स के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बेहद ईजी थे, उनको भी सॉल्व किया जा सकता था। कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे, सबको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और सिर्फ रीजनिंग का सलूशन दिया है। आज शाम आपको आरबी सर द्वारा यूपी पीसीएस के जीएस के भी कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो आप सभी शाम को हमारी क्लास में ज़रूर आएँ, 6 बजे अपनी क्लास में ज़रूर बने रहें, ठीक है। तो इन्हीं सब रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं और आप सभी के स्वस्थ व्यस्त और मस्त होने की शुभकामना करते हैं। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद।